तो ये सीन आपको याद होगा, बड़ा फेमस सीन है। बाल पे फोकस नहीं करना, बाल नहीं। ये जो इनका डायलॉग था कि ये पनीर सुनार की दुकान पे थैलियों में बिकेगा। तो ये दोनों ही जो सिनारियोज की मैं बात कर रहा हूं, ये दोनों ही सिनारियोज में एक समस्या है, और वो समस्या है महंगाई, यानी कि प्राइस राइज। और उसी पर बेस्ड है आज का हमारा चैप्टर। तो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। योद्धा सीरीज 2.0 में आज डिस्कस करने जा रहे हैं प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस, जो कि है चैप्टर नंबर 18। तो फटाफट इसका रिवीजन करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें ये कह रहा है कि प्राइस राइज जो है एक समस्या तो है, पर साथ ही साथ इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है। देखो, इकोनॉमी के लिए प्राइस राइज बेनिफिशियल है, और ये चैप्टर आपके लिए बेनिफिशियल है क्योंकि भैया इसमें से भी 3 मार्क्स के क्वेश्चंस, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स भी आ सकते हैं, तो बड़ा मन लगा के समझना है। अब देखो, एकदम सिलेक्टिव स्टडी जो करनी है वो तो बाद में, अभी तो सारे चैप्टर्स अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, तो पूरा अच्छे से समझना। और एक चीज इतना अच्छे से आज इसको समझ लेना है कि दोबारा जब आप बुक खोलो तो आपको सारी जो मेरी कही हुई बातें है ना, वो बुक के पन्नों से दिमाग में घुसती चली जाए। एकदम परफेक्टली टॉपिक्स को दिमाग में बैठा देना है। अगर ना भी बुक रीड करे ना, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो आप कुछ तो लिख सको इससे रेलेवेंट, बकवास नहीं। इतना इस चैप्टर को समझ लेना है। आज ही छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा मैं। चैप्टर वैसे बड़ा है, बट फिर भी मेरी कोशिश होगी कि सारा जो थीम है वो कवर हो, इंटरेस्ट बना रहे, टाइम कम लगे। तो बात करें प्राइस राइज बेनिफिशियल कैसे है। ठीक है, नुकसान तो करता है पर बेनिफिशियल भी है। कैसे है, तो पहले बता रहे हैं कि भैया जब प्राइस राइज होता है ना, तो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सामान को बनाती हैं, उनका प्रॉफिट बढ़ता है। अगर उनका प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो मोटिवेट होंगे, अपने और प्रोडक्शन यूनिट्स को खोलेंगे, नए नए प्रोडक्शन यूनिट्स खोलेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है, तो जब नए प्रोडक्शन यूनिट्स खुलेंगे, नई प्रोडक्शन एक्टिविटीज होंगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंप्लॉयमेंट मिलेगी। मान लो कि मैं आज अगर समोसे बेच रहा हूं और मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, मैं थोड़ा 10 का समोसा बेच रहा था, मैं 15 का समोसा बेच रहा हूँ, मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो मेरे पास ज्यादा पैसा है, तो मैं और अलग अलग जगहों पर अपना बिजनेस खोलूंगा और वहां पर काम करने के लिए लोगों को हायर करूंगा, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन वेजेस। अगर मतलब मेरा इनकम बढ़ता है, मेरा प्रॉफिट बढ़ता है, तो मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं जिनको मैंने काम पर रखा हुआ है, उनके भी वेजेस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। तो कंपनी का अगर प्रॉफिट बढ़ता है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ता है, तो लोगों की वेजेस बढ़ती हैं। लोगों की वेजेस बढ़ती हैं तो लोगों का ना परचेजिंग कैपेसिटी इंक्रीज होता है। लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें मतलब खरीदेंगे, जितना ज्यादा चीजों को खरीदेंगे इकोनॉमी उतना ज्यादा ग्रो करेगी, तो वो भी एक बेनिफिशियल है। दूसरा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है, ज्यादा से ज्यादा चीजें लोग खरीद पाएंगे। भाई इनकम बढ़ेगी तो लोग और एक्स्ट्रा चीजें परचेज करेंगे। ठीक है, लग्जरी आइटम्स खरीदेंगे, घूमने फिरने जाएंगे, तो लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह लोगों का इंप्रूव होगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि अगर प्राइस राइज हो रहा है स्टेबल तरीके से, अनस्टेबल नहीं, स्टेबल तरीके से अगर प्राइस राइज होता है तो भैया वो बेनिफिशियल है। अगर रैंडमली प्राइस राइज हो रहा है तो वो नुकसान करता है। देखो, ओवर अ पीरियड अगर हम नोटिस करेंगे तो आपने कई लोगों को सुना होगा कहते हुए कि आज से इतने साल पहले भैया ये आलू ना 5 रुपए किलो मिल जाता था। ठीक है, फिर वो लोग बोल देंगे कुछ कुछ चीजें 2 रुपए किलो मिल जाती थी, तो उस समय वो कम प्राइस में मिलता था, आज ज्यादा प्राइस में मिल रहा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम गरीब हो गए हैं, इसका ये भी तो हम मतलब ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं कि ओवरऑल इकोनॉमी में ग्रो हुआ है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ है। तो प्राइस राइज अगर स्टेबल तरीके से बढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिक्कत क्या, अच्छी चीज है। फिर बात करें रीजन ऑफ प्राइस राइज, प्राइस राइज बढ़ता कैसा है, तो बेसिकली ना 2 मेन रीजन है, सबसे मेन 2 रीजंस हैं। इसी पर पूरा का पूरा इसका पिक्चर डिसाइड होता है कि प्राइस राइज 2 फैक्टर्स पर डिपेंड। कैसा है, पहला क्या कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस सप्लाई जो है ना, जो तुरंत अभी हाल में हमको जरूरत है, वो सप्लाई हमारी डिक्रीज हो जाए, लैक ऑफ इंस्टेंटेनियस इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई। ठीक है, मार्केट में जिस चीज की जितनी जरूरत है उतनी चीज हम सप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो प्राइस राइज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ये कि शार्प इंक्रीज इन डिमांड। इसमें यह है कि मान लो सप्लाई तो जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है, पर डिमांड बढ़ गई है चीजों की। जैसे फेस्टिवल्स वगैरह का सीजन आता है तो फ्रूट्स वगैरह के दाम बढ़ जाते हैं। रेगुलर सप्लाई जितना आ रहा है उतना ही आ रहा है, लेकिन
डिमांड ज्यादा बढ़ जा रहा है तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो दो चीज है, सप्लाई कम होगा तो प्राइस बढ़ जाएगा, या डिमांड ज्यादा हो जाएगा तो भी प्राइस बढ़ जाएगा। दो चीज दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। अब इसके लिए जो जो चीजें होंगी इसके रेलेवेंट आप पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर बात करें आगे रीजंस ऑफ प्राइसेस। अब थोड़ा डिटेल में समझें, ठीक है, थोड़ा थ्योरेटिकल, मतलब दो मेन लाइन है उससे ही रिलेटेड है सारे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। पहली चीज बोल रहे हैं इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई, ठीक है। मॉनेटरी सप्लाई में इंक्रीज होना मतलब मार्केट में पैसा ज्यादा घूमना, ज्यादा पैसा आना, तो इससे प्राइस राइज होता है। तो क्या बता रहे हैं, देखो ट्रेड डेफिसिट फिलअप, मतलब गवर्नमेंट अपना डेफिसिट फिलअप करती है। कैसे? जैसे मान लो कि कई बार ये होता है कि गवर्नमेंट का जो खर्चा है ना वो उसकी इनकम से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। जो टैक्सेस कलेक्ट कर रही है गवर्नमेंट, उससे जो पैसा आ रहा है उसके कंपैरिजन में गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा कर रही है, तो वो कमी है ना, गवर्नमेंट का पैसा कम आ रहा है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो ये गैप क्रिएट, इसको हम डेफिसिट कहते हैं। इस डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट कुछ रास्ते अपनाती है। क्या करती है? कई बार वो नए करेंसी छापती है, नए नोट्स छापती है, अपना पैसा बढ़ा लेती है उसके थ्रू, ताकि वो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कम हो जाए। अच्छा, इसके अलावा क्या करते हैं, ये जो पैसा है मार्केट में जब सर्कुलेट होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा, तो लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदेंगे, और ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएगा। मैंने कहा ना, वही दो लाइनों को लेके समझना है, सारी चीजें वैसे ही समझ में आ जाएंगी। फिर बात करें इंटरेस्ट ऑन डेब्ट्स। कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, जो कर्जे वगैरह है उसके ऊपर इंटरेस्ट कम कर देती है। जब इंटरेस्ट कम करती है गवर्नमेंट कर्जों पे, तो लोग क्या करते हैं, कर्जा लेने लग जाते हैं, लोन्स लेने लग जाते हैं, और लोन लेके नई नई चीजें और खरीदने लगते हैं। जब ज्यादा चीजें खरीदेंगे तो फिर से वही सप्लाई लिमिटेड थी, डिमांड बढ़ गई, प्राइसेस बढ़ गए। फिर क्या बोल रहे हैं, अच्छा ये तीन मेन चीजें अपनी कवर हो गई, ठीक है। अच्छा, तो कुल मिला के जब लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा, ठीक है, किसी भी रीजन से हो सकता है, टैक्सेस कम करके, कुछ बेनिफिट देके, या मार्केट में एक्स्ट्रा पैसा सर्कुलेट करके, जैसे भी लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा, लोग ज्यादा चीजें खरीदेंगे, और जब ज्यादा चीजें खरीदेंगे, डिमांड लिमिटेड, मतलब डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई लिमिटेड है, तो प्राइस बढ़ जाएगा। दूसरा रीजन पॉपुलेशन ग्रोथ। भैया ज्यादा पॉपुलेशन होगी, लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें मांगेंगे, अब ज्यादा चीजें मांगेंगे, सप्लाई लिमिटेड है तो प्राइस बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट है एक्सपोर्ट। कई बार क्या होता है कि हम हमारे यहाँ जो सामान मतलब मैन्युफैक्चर हो रहा है, या हम जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ग्रो कर रहे हैं उसको हम दूसरे देशों में भेज दे रहे हैं। दूसरे देशों में भेज देने की वजह से, दूसरे देश में क्यों भेज रहे हैं, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो मैं एक व्यापारी हूं, मैंने अपना प्रोडक्ट दूसरे देश में भेज दिया, पर मेरे देश में भी उसकी जरूरत है, और मेरे देश में सप्लाई कम हो गया, दूसरे देश में भेजने की वजह से यहाँ शॉर्टेज हुआ। अब यहाँ लोग डिमांड कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइस बढ़ जाएगा। आगे क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एट हाई कॉस्ट। रॉ मटेरियल ही महंगा है तो भाई जाहिर सी बात है फाइनल प्रोडक्ट तो ज्यादा कॉस्ट में आएगा ही, है ना। अब मैं मान लो समोसा बना रहा हूं, समोसा 10 रुपए का बेच रहा था, अब आलू की कीमत बढ़ गई, तेल की कीमत बढ़ गई, मैदे की कीमत बढ़ गई, तो जाहिर सी बात है समोसा महंगा होगा ही। तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ता है तो फाइनल प्रोडक्ट भी महंगा हो जाता है। नॉन रजिस्टर्ड करेंसी, ब्लैक मनी, ठीक है। ब्लैक मनी की समस्या, लोगों के पास अगर ब्लैक मनी है, ऐसा पैसा जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड नहीं है, छुपे छुपे से आप पैसा कमा रहे हो अंदर अंदर, ठीक है, तो वो जो पैसा है वो कहीं रिकॉर्ड में नहीं दिख रहा, तुम उसको क्या करोगे, वो पैसा रखना सेफ नहीं है, तो हम उसको खर्चा करने की कोशिश करते हैं, उससे अलग अलग चीजें खरीदते हैं। ज्यादा लोगों के पास ब्लैक मनी होगी तो लोग ज्यादा अननेसेसरी चीजें खरीदेंगे, लग्जरी आइटम्स खरीदेंगे, तो डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी, सप्लाई लिमिटेड है, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। फिर आता है क्या, गवर्नमेंट कभी कभी खुद ही प्राइस राइज कर देती है। कैसे गवर्नमेंट प्राइस राइज कर देती है, देखो जैसे कई बार होता है ना, पेट्रोल डीजल इन सबके प्राइसेस इंक्रीज कर देती है गवर्नमेंट, इनके ऊपर टैक्स बढ़ा देगी। फिर जैसे कि ये गवर्नमेंट एमएसपी बढ़ाती है। ये एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सेलिंग प्राइस, जो किसान सेल करेगा अनाज, जो भी चीज है, तो वो मान लो पहले 100 रुपए का बेच रहा था, तो गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं भैया तुमको हम ज्यादा फायदा देना चाहते हैं, तुम 120 का बेचो। तो अगर वो 120 का बेचेगा तो वो कॉस्ट वहीं से बढ़ गया। अब उसके बाद वो जब मार्केट में जाएगा, उससे नई नई चीजें बनेंगी तो उसका भी कॉस्ट बढ़ेगा। तो यहाँ गवर्नमेंट ने ही रोल प्ले किया प्राइस राइज करने में, तो कई बार गवर्नमेंट भी प्राइस को राइज करवाती है, ठीक है। फिर बात करें नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स में अर्थक्वेक हो सकता है, फ्लड्स हो सकते हैं, इनकी वजह से कई बार सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है। जिस एरिया में सप्लाई जाना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है, समय पे नहीं पहुंच पाता है, शॉर्टेज क्रिएट होता है चीजों का, और तुमने देखा ना अगर सप्लाई में शॉर्टेज हुआ तो भी प्राइस बढ़ जाती है। इसके अलावा स्मगलिंग, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग। स्मगलिंग, ठीक है, मतलब लोग क्या करते हैं, चीजों को छुपा छुपा के बेचते हैं। क्यों छुपा के बेचते हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होता है गवर्नमेंट की तरफ से
कई बार ये भी होता है कि उसके ऊपर टैक्सेस बचाने के लिए, मतलब अगर हम मार्केट में नॉर्मल तरीके से सेल करें तो उसके ऊपर टैक्स वगैरह देना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं ना, वो छुपा छुपा कर बेचते हैं ताकि उसका रिकॉर्ड ना जाए गवर्नमेंट के पास। जब छुपा छुपा कर बेचेंगे उसको कहेंगे स्मगलिंग करना। तो इस केस में क्या होगा कि जब चीजें स्मगल होती है ना तो जनरली उसको ज्यादा दाम में बेचा जाता है, ठीक है। जब ज्यादा दाम में बेचा जाएगा ऑफ कोर्स उसका कॉस्ट बढ़ गया ना, तो प्राइस राइज हुआ। एक चीज ये देखो, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम समझ सकते हैं गुजरात। गुजरात में लिकर बैन है, दारूबंदी है, नशाबंदी है। मजाक है, ठीक है, कोई बात नहीं, पर क्या है देखो, कहने के लिए तो बंदी है ना, तो बंद है सॉरी थोड़ा खांसी वासी हो गई है। तो लीकर तो बैंड है बट बिक रहा है, चारों तरफ बिक रहा है। कैसे बिक रहा है? इसी को स्मगलिंग कहते हैं, छुप छुप के बिक रहा है। तो जब छुप छुप के बिक रहा है, मान लो एक बोतल है, उस बोतल पे 500 रुपया लिखा है एमआरपी उसका, मेरे को खरीदना है, मान लो मैं बोलूंगा बे भाई दे दो, तो मैं बोलूंगा कितने का दिया, बोलेगा भाई 800 रुपए का। मैं बोलूंगा यार तो 500 एमआरपी लिखा हुआ है, 800 में क्यों दे रहे हो तुम? तो वो क्या बोलेगा, लेना है तो लो, नहीं तो निकलो। अब गलत चीज है, गलत तरीके से आ रही है, तो उसमें फिर एमआरपी और नियम कानून की तो बात ही नहीं हो सकती, जाहिर सी बात है वो महंगा दिखेगा। तो इस तरह से भी प्राइसेस बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और ये ध्यान रखना, स्मगलिंग तो क्या है मैंने बता दिया तुमको कि देखो टैक्स बचाने के लिए या फिर छुपा छुपा कर कोई चीजों को बेचा जाता है, उसको हम स्मगलिंग कहते हैं। प्रॉफिटेरिंग क्या है? प्रॉफिटेरिंग में क्या होता है कि हम चीजों को ना छुपा देते हैं। मतलब जैसे प्याज है, मेरे को ये पता है कि अभी कुछ दिन में प्याज की कीमत बढ़ सकती है, तो मेरे पास जो स्टॉक अवेलेबल है ना उसको छुपा कर रख दूंगा, बोल दूंगा खत्म हो गया, सामने बोल दूंगा नहीं है ही नहीं। मैं वेट करूंगा जैसे प्राइसेस बढ़ेंगे, जब प्राइसेस बढ़ेंगे तब मैं अपना स्टॉक निकाल कर बेचूंगा ज्यादा पैसे कमाने के लिए। तो इसको कहते हैं प्रॉफिटियरिंग करना, ठीक है। और ये जो छुपा के रखते हैं इसको कहते हैं हम होर्डिंग करना, ठीक है। अच्छा देखे पूरी चीजें, वीडियो चालू तो है ना? हाँ हाँ चालू है भैया। चलो फिर वाई प्राइसेस शुड बी कंट्रोल, प्राइस को क्यों कंट्रोल करना जरूरी है, ठीक है। प्राइस राइज का रीजन तो देख लिया, कंट्रोल क्यों करना है? कंट्रोल करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स करना पड़ेगा, गलत तरीके से होगा तो नुकसान करेगा ना। पुअर और मिडिल क्लास जो लोग हैं उनके ऊपर बुरा असर पड़ता है, भाई महंगा होगा तो कहां से खरीद पाएंगे, तो उनकी जिंदगी बुरा असर डालता है। सेविंग एंड कैपिटल जनरेशन कम हो जाता है, लोगों का पैसा सारा खर्चा हो जाएगा महंगी सामान खरीदने में, तो सेव क्या कर पाएंगे? तो जब सेविंग ही नहीं होगी तो कैपिटल जनरेट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट वगैरह में दिक्कत आएगी, है ना। लोग पैसा सेव करते हैं तो यही पैसा तो इन्वेस्टमेंट में जाता है, तो लोग सेव ही नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा, है ना। दूसरा, इसकी वजह से ना नई इंडस्ट्रीज और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं होंगे। इन्वेस्टमेंट होता है तो नई कंपनियां आती है, नई कंपनियां खुलेंगे तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अगर ये सेविंग ही नहीं होगा तो ये सारी चीजें भी प्रॉब्लम में आ जाएंगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दूसरे देश भी अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे। अपने यहाँ भाई सब चीज महंगा है तो वो भी देख रहे हैं कि भाई इतना महंगा है, सामान बिकेगा ही नहीं, क्या ही फायदा इन्वेस्ट करके, वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे ही नहीं, बिजनेस ही नहीं करना चाहेंगे हमारे साथ। दूसरी चीजें, नेसेसरी गुड्स की कीमतों में स्कैरसिटी आ जाती है, मतलब अब महंगा बिक रहा है, लोग खरीद ही नहीं रहे हैं, तो जो बनाने वाले हैं ना, बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनका भी मोटिवेशन डाउन हो जाता है, बोलते हैं छोड़ो यार बनाना ही नहीं है। तो कई बार बहुत जरूरत की चीजें हैं ना उसको भी बनाना बंद कर देते हैं, उसका मार्केट में बहुत ज्यादा शॉर्टेज क्रिएट हो जाता है, और जब इसका शॉर्टेज क्रिएट होगा तो लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड पर उसका बुरा असर पड़ता है, ठीक है। अच्छा, फिर बात करें एक्सपोर्ट्स डिक्रीज एंड इंपोर्ट इंक्रीजेस। अच्छा, ये कैसे होगा? अब कई बार क्या है कि मेरे मार्केट में चीजें बहुत महंगी हैं, दूसरे देश में वो सेम चीज सस्ते दाम में बन रही है, वो देश के लोग वो सामान हमारे देश में लाकर सस्ते दाम में बेच दे रहे हैं। अब मेरे देश में वो सामान 100 रुपए का बिक रहा है, दूसरा देश आकर मेरे देश में 80 रुपए में बेच दे रहा है, तो इससे क्या होगा? जब वो सस्ते में बेच देगा तो मेरा सामान, जो लोकल लोगों का सामान है वो नहीं बिकेगा, दूसरे देश का सामान आपके देश में बिक रहा है तो दूसरे देश के पास पैसा जा रहा है, इंपोर्ट आपका बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो दूसरे देश में आपका पैसा जा रहा है, और कई बार आपके पास उस टाइम पैसा नहीं होगा देने के लिए, तो दूसरे देशों का आपके ऊपर कर्जा बढ़ जाएगा, आप कर्जे पे लोगे ना, तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, तो इसलिए भी प्राइस को कंट्रोल करना जरूरी है। बोल रहे हैं ना, एक्सचेंज का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, लिविंग स्टैंडर्ड अगर खराब हो जाएगा लोगों का, भाई बहुत महंगा है सब कुछ, लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, अच्छी लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, दिक्कतें हो रही हैं, तो क्या करेंगे? फिर वो अपने आप को सही तरीके से जीने के लिए, अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए गलत एक्टिविटीज करेंगे, स्मगलिंग करेंगे, चोरी डकैती करेंगे, ठीक है, और इसका समाज पर बहुत बुरा असर पड़ता है, तो समाज का जो मोरल है ना वो डिग्रेड हो जाता है। तो ये भी एक लाइन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट्स हमारे, ठीक। तो हमें प्राइस राइज क्यों कंट्रोल करना चाहिए ये हमने देख लिया। अब ये है कि स्टेप्स टेकन टू कंट्रोल प्राइस, क्या स्टेप्स लिए गए हैं, कैसे कंट्रोल किया जाता है।
ठीक है। मॉनेटरी मेजर्स, बैंक, आरबीआई क्या करता है, मार्केट में पैसे का सर्कुलेशन कम करवाता है। कैसे करवाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है लैंडिंग पॉलिसी पे। जैसे ना बैंक्स को लोन देता है आरबीआई, बैंक्स हमको लोन देते हैं, तो जब आरबीआई बैंक्स को लोन देगा तो वो भी कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स में एक साथ समझा दे रहा हूं। आरबीआई अपना इंटरेस्ट बढ़ा देगा, ज्यादा इंटरेस्ट पर उनको लोन देगा। जब उनको ज्यादा इंटरेस्ट पर लोन मिला है तो वो बैंक्स हमको लोन देंगे, तो वो भी ज्यादा इंटरेस्ट पर देंगे। तो हमको लोन मिला महंगे इंटरेस्ट पर, तो हम लोन लेना चाहेंगे, नहीं लेना चाहेंगे, अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो हम खर्चा कम करेंगे, समझे। तो इस तरह से गवर्नमेंट ना स्टेप बाय स्टेप ऐसे रेगुलेशंस बना देती है पैसों को लेकर। अच्छा, फिर ये भी कहा जाता है कि ये जो इंक्रीज इन रिजर्व फंड्स है, गवर्नमेंट ना ऐसा वो कर देती है कि जो बैंक्स है ना वो अपने पास जो पैसा जमा रख रहे हैं ना उन ज्यादा जमा रखना पड़ेगा। जैसे ना एक रूल होता है कि जितना पैसा बैंक के पास जमा हो रहा है दिन भर में, उसका कुछ हिस्सा उनको जमा करके रखना पड़ता है, बाकी पैसा ही वो लोन एक्टिविटीज में लगा सकते हैं। गवर्नमेंट बोल देगी कि नहीं, मान लो कि अभी आप अगर दिन में जितना कलेक्शन हो रहा है उसका 15% ही स्टॉक में रखते थे, बाकी लोन में दे सकते थे, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब 30% स्टॉक में रखो, बाकी 70% का ही लोन दे सकते हो। तो ये 30% अगर बैंक अपने पास स्टोर में रखेंगे, कम पैसों का लोन देंगे तो लोगों को लोन आसानी से नहीं मिलेगा, तो लोग लोन ले नहीं पाएंगे और उस वजह से खर्चा कम करेंगे। अच्छा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में गवर्नमेंट खुद सेल कर देती है। अपने जो जो स्टॉक्स होते हैं ना उनके अलग अलग पब्लिक सेक्टर कंपनीज में, उसको गवर्नमेंट सेल कर देती है। ठीक है क्या करती है, ऐसा क्यों करती है, लोगों को वो सेल कर देती है ताकि लोग जो है ना वो खरीद लें, और वो जो खरीदेंगे तो वो पैसा किसके पास चला जाएगा, गवर्नमेंट का। तो हमारे पास जो पैसा है वो गवर्नमेंट ले लेती है। ठीक है, सिक्योरिटीज देकर हमको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उससे हमको नुकसान है, पर गवर्नमेंट हमारे पास से पैसा खींच ले रही है ताकि हम ज्यादा चीजें खरीदे नहीं, मार्केट पर प्रेशर ना क्रिएट करें। तो इस तरह से भी प्राइसेस को कंट्रोल किया जाता है। ये सारे थे मॉनेटरी मेजर्स। फिर आते हैं फिस्कल मेजर्स। फिस्कल मेजर्स मतलब कानून से रिलेटेड। गवर्नमेंट ना टैक्सेशन वगैरह में चेंजेस करके ना प्राइस को कंट्रोल करती है। कैसे करेगी भाई, सबसे पहला तो वही है, एक तो पहले एक जो मैंने बताया टैक्सेस वाला, पहले ये देखते हैं जो यहाँ पहला पॉइंट है। यहाँ क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंडिचर को खुद कम करती है। अपना जो गवर्नमेंट का खर्चा, गवर्नमेंट अपने खर्चे को कम करती है। कैसे खर्चा कम करेगी, जो बहुत जरूरी प्रोजेक्ट्स हैं अभी उन्हीं को चलाएगी, जो ज्यादा जरूरी नहीं है, बहुत मतलब ऐसा है कि कुछ दिन तक टाला जा सकता है, उनको टाल देती है गवर्नमेंट। ठीक है, अपना खर्चा कम करती है ताकि प्रेशर कम पड़े मार्केट पे। फिर टैक्सेस बढ़ा देती है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें ना खरीदें। ठीक है, इससे भी प्राइसेस को कंट्रोल में ला दिया था। कम कर देंगे तो सप्लाई मतलब जितनी थी उसके आगे डिमांड डाउन हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, प्राइसेस कम हो जाएंगे। एक्सपोर्ट इज कंट्रोल्ड एंड बिकॉज ऑफ इंपोर्टेशन हाई रेट रेवेन्यू इंपोर्टेड गुड्स। अच्छा, फिर ये भी होता है, गवर्नमेंट क्या करती है कि जब देख रही है कि इंपोर्टेड चीजें अगर मार्केट में ज्यादा बिक रही हैं तो वो इंपोर्ट होने वाली चीजों पे टैक्स बढ़ा देती है। ठीक है, इंपोर्ट होने वाली चीजों का टैक्स बढ़ जाएगा तो जो लोकल मतलब सामान है वो लोगों को बिकने लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, पब्लिक लोन पॉलिसी, इसमें क्या बोला है, कंपलसरी सेविंग प्लान्स लॉन्च कर देती है गवर्नमेंट। कंपलसरी सेविंग प्लान्स मतलब जैसे कि होता है पीपीएफ, ईपीएफ, जैसे होता है ना लोगों की सैलरी में से कुछ पैसा कटता है। ठीक है, फिक्स है कि वो कटेगा, वो कट के कहाँ जमा होता है, गवर्नमेंट के पास जमा होता है। फिर जब वो रिटायर होते हैं ना लोग, तो फिर उनको पैसा इंटरेस्ट के साथ जोड़ के वापस किया जाता है। क्यों ले लिया जा रहा है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत डिटेल में जाएंगे नहीं अभी हम। ठीक है, पर एक चीज ये भी है कि वो लोगों के पास से वो पैसा काट लिया ना गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट ने वो पैसा काट लिया, अपने पास रख लिया, तो लोगों के पास वो पैसा नहीं गया, तो लोग उसका अननेसेसरी खर्चा नहीं करेंगे, तो वो उनका कह सकते हैं कि खर्चा करने की कैपेसिटी को डिक्रीज कर दिया, जिससे प्राइस कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, फिर कैपिटल पे कंट्रोल करना। ठीक है, जो गवर्नमेंट या जो भी बिजनेसेस हो रहे हैं उसमें जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं उसको कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। कैसे कंट्रोल करती है कि जो बेसिक नीड की चीजें हैं उनमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाती है, और जो लग्जरी आइटम्स हैं उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देती है। जैसे अगर कोई मतलब ऐसा मार्केट में चल रहा है कि बहुत सारी कंपनियां मिलकर लग्जरी आइटम पर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, महंगी गाड़ियां बनाना चाह रही हैं। ठीक है, गवर्नमेंट चाहती है कि वो पैसा जो कंपनियां इन्वेस्ट कर रही है वो महंगी गाड़ियों पर ना इन्वेस्ट करके मेडिसिन पर इन्वेस्ट करे। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ना वो जो महंगी गाड़ियों का बिजनेस होगा ना उसमें इन्वेस्टमेंट इन सब पे टैक्सेस बढ़ा देगी, ताकि लोग ना कम उस पर इन्वेस्टमेंट करें। सोचें 10 बार, कह रहे यार टैक्स बढ़ गया है, अभी इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा नहीं निकलेगा, तो उनको वहां इन्वेस्टमेंट करने से रोक देगी। दूसरी तरफ मेडिसिन वगैरह है, जो बेसिक नीड की चीजें हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए
टैक्सेशन कम कर देगी, तो लोग सोचेंगे यार उधर इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो वो लोग पैसा यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट एक तरह से ना टैक्सेशन पॉलिसी का गेम खेलकर डिसाइड करती है कि उसको पैसा कहाँ इन्वेस्ट करवाना है, तो वो काम की चीजों पैसा इन्वेस्ट करवाएगी, अननेसेसरी चीजों से हटवा देगी। अच्छा, फिर ये जब चीजें बनेंगी, काम की चीजें ज्यादा बनने लग जाएंगी तो प्राइसेस डाउन हो जाएंगे क्योंकि सप्लाई बढ़ जाएगा। अच्छा, प्राइस रेशनिंग, इसमें क्या है, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमने पढ़ा हुआ है डिटेल में। इसमें फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू सस्ते दाम में लोगों को अनाज वगैरह अवेलेबल करवाया जाता है ताकि भाई वो भी अफोर्ड कर सके, कम दाम में चीजें उनको मिल सके। इसमें ये सब्सिडी का एक पॉइंट है। सब्सिडी क्या है मैंने आपको पीछे के चैप्टर से समझाया था कि मान लो अगर वो सामान 20 रुपए का है गवर्नमेंट और आपको मिल रहा है 15 रुपए में, तो वो 5 रुपए कम क्यों मिल रहा है, वो जो एक्स्ट्रा 5 रुपए बच रहा है वो गवर्नमेंट पे करती है, इसी को कहते हैं हम सब्सिडी। अच्छा अब ये जो सिस्टम है ना, ये इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होगा उतने अच्छे से इसका काम होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। फिर क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पूछा हुआ है, अलग से सेपरेट क्वेश्चन पूछते हैं इसके ऊपर, क्या एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म एक्सप्लेन करो। इसमें क्या है ना, गवर्नमेंट ना 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स है, समझते हैं। पहला वाला बोल रहा है कि प्राइसेस जो होते हैं ना कमोडिटीज का, वो गवर्नमेंट फिक्स कर देती है, ठीक है। तो जैसे कि प्राइसेस को कैसे फिक्स करते हैं कि एक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बनाया गया 1955 में, याद रखना 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में बना। अच्छा, इसमें क्या गया ना कि कुछ चीजों को एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर किया गया कि मतलब ये बेसिक नीड की चीजें हैं, ये एक इंसान की जिंदगी में बहुत जरूरी रोल प्ले करती हैं, तो उनके प्राइसेस को फिक्स किया जाएगा। जो जो इस लिस्ट में आएंगे, एक लिस्ट बनाया जाएगा, उस लिस्ट में इन कमोडिटीज को डाला जाएगा, जो कमोडिटीज इस लिस्ट में आ गई उनके प्राइसेस गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है कि इससे ज्यादा महंगा आप नहीं बेच सकते। तो यही है पूरा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का प्रोविजन, और ये हमारा पहला पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसिंग एजेंसी का। देखो ये हैंड सैनिटाइजर्स का क्या है ना कि पहले इनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं था, लेकिन कोविड के टाइम पर इसको भी इंक्लूड करवाया गया था। स्टार्ट अगर याद हो आपको तो स्टार्टिंग में ना कोविड के बहुत महंगा बिक रहा था, बाद में धीरे धीरे इसके प्राइसेस कम हो गए थे, वो इसीलिए क्योंकि इसको एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की लिस्ट में इंक्लूड किया गया। फिर अ ट्रेडर डज नॉट सेल्स गुड अकॉर्डिंग टू प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, अगर कोई ऐसा बंदा है कि प्राइसेस फिक्स किया है गवर्नमेंट ने, उस प्राइस में नहीं बेच रहा है, तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, उसको पेनल्टी की जाएगी, उसको सजा वगैरह दी जाएगी, ठीक है। ये इसलिए किया गया ताकि जो लोग है ना ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग वगैरह करते हैं उसमें रिस्ट्रिक्शन लग सके। पासा बनाया गया प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट। अब ये जो गवर्नमेंट है, ये जो एक्ट है, ये स्पेशल गुजरात गवर्नमेंट का है, 1985 में इंट्रोड्यूस हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अच्छा, इसमें क्या था कि एंटी सोशल एक्टिविटीज में तो बहुत कुछ आता है, चोरी डकैती मारपीट ये सब भी आता है, तो उसके साथ साथ ना ये चीजें भी इसमें इन्वॉल्व कर दी गई हैं कि अगर आप ब्लैक मार्केटिंग करते हो, स्मगलिंग करते हो, तो वो भी एंटी सोशल एक्टिविटी है और इसी के थ्रू उसमें भी सजा मिलेगी आपको, ठीक है। अच्छा, फिर क्या आता है, प्राइस राइज को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट एक और काम करती है, रेगुलर चेक्स करती है, मूव कर करके, जैसे गोडाउन से स्टोरेज है हाउसेस है, वहां जा जाके चेक करेगी कि लोगों ने इसे छुपा के तो नहीं रखा है, मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट हो रही है, यहाँ लोग छुपा के रखा हो तो उसके ऊपर फिर एक्शन लेगी। तो ये सारा कामकाज उसमें करती है। अच्छा, पहले ये ऑनियन कॉटन ये सब जो था, ये सब आता था एसेंशियल कमोडिटीज में, बाद में कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स को भी उसमें इंक्लूड कर दिया गया है, जो दवाएं जिंदगी बचाने के लिए जरूरी है उनको भी उसमें इंक्लूड किया गया, वो एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट वाली जो बात कर रहे थे अपन, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म के। जागो ग्राहक जागो, कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर अवेयरनेस पहले तो बोल रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है, तो बोल रहे हैं एक सिस्टम है, ऐसा सिस्टम जिसमें ये इंश्योर किया जाता है कि लोगों को सर्विसेज गुड्स जो है वो सही दाम में मिले, सही क्वालिटी का मिले, ठीक है, और सही अमाउंट में मिले, मतलब लिखा है 1 किलो मिल रहा है 500 ग्राम, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर हो रही हैं तो ये सिस्टम में, इस सिस्टम को कहा जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कंज्यूमर अवेयरनेस का प्रोग्राम फैलाने वाले पूरी दुनिया में कौन थे, राल्फ नाडर, ठीक है, अमेरिका से बिलोंग करते थे और इसीलिए इनको पायनियर ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने ही कंज्यूमर राइट्स को लेकर बात करना शुरू किया, ठीक है। अच्छा, फिर बात करें कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के फॉर्म्स, कैसे कैसे कंज्यूमर्स के साथ चीटिंग होती है। पहला है लेस वेट, जितना मतलब लिखा है उसे कम वेट दे दिया गया होगा। डिफेक्टिव सामान दे सकते हैं, नकली सामान चिपका दिया जाएगा। ओवर प्राइसिंग, जितना उसका प्राइस है उससे ज्यादा बढ़ाकर बेच दिया गया। फिर एडल्ट्रेटेड गुड्स, मतलब मिलावटी सामान दे दिया गया, है ना। फिर ये अनसेटिस्फैक्टरी आफ्टर सेल सर्विसेज, मतलब जब बेचना था तब तो बड़ी बड़ी बातें कर दी, अरे ये कर देंगे, आप कभी भी फोन करिए, बनाने के लिए आदमी भेज देंगे वगैरह वगैरह और जब बिगड़ा तो 50 तरह के नियम कानून बताने लग जाते हैं। ये सीन बहुत होता है, ये ज्यादा होता है, तो इस पे खास ध्यान देने जैसा है। देख रहे हो, ये समझ रहे हो, ये कस्टमर है और ये सेल करने वाला बंदा है ना। वैसे से वादे करता रहता है, अगर आप पूछ रहे हो भाई
खा मेरी कसम, मन में सोचेगा कि तू मर जाएगा भाई, मैं झूठी कसम खाऊंगा, ठीक है। तो ये करते हैं लोग। फिर है क्या आगे, डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट्स, झूठी एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। देखो ये भाई साहब का ऐड आता है, उसमें क्रीम लगा लेते हैं और मतलब लड़कियां उसमें घूमती हैं, हाय हैंडसम हैंडसम गाना गाती हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई जिंदगी में, मतलब 1 से 5 ट्यूब लगा के घूमना कुछ नहीं होने वाला है, कोई हैंडसम नहीं बन जाना है क्रीम लगाने से, ठीक है। तो ये डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट हुआ एक तरह का, ठीक है, बेवकूफ बनाने का। वो फेयर एंड लवली आता था, लगाओ गोरे हो जाओ, तंबूरा गोरे हो जाओ, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। फिर बात करें क्रिएटिंग आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी, कई बार जानबूझ के कमी क्रिएट कर दी जाती है, जो ना होर्डिंग वोर्डिंग कर लेते हैं लोग, तो उस तरह से प्राइसेस बढ़ा दिए जाते हैं। अच्छा, तो वो एक तरह से चीटिंग कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं, रीजंस ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन, क्या वजह है कि कंज्यूमर के साथ चीटिंग होती है। सारे 3-3 4-4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो एकदम दिमाग में बैठा के रखना, खिचड़ी मत खा देना, ठीक है। अब रीजंस में क्या है, पहला कि कंज्यूमर खुद ही वजह है, उसको खुद ही चीजों से मतलब नहीं है, ज्यादा अवेयरनेस नहीं रहता है, लालच में आके चीजें खरीद लेता है, सही इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करता है, तो कंज्यूमर खुद ही बेवकूफी कर देता है। तो कंज्यूमर पहले तो खुद ही जिम्मेदार है। दूसरा, लिमिटेड इंफॉर्मेशन, कई बार ये होता है कि सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल होती है, चीज पर क्या क्या अंदर सामान यूज किया गया नहीं बताया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपायरी डेट नहीं होगा, तो इस केस में तुम्हारे साथ चीटिंग ही होगी ना। तो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन के केस में चीटिंग हो जाती है। फिर क्या, लिमिटेड सप्लाई, कई बार सप्लाई ही लिमिटेड होती है, तो क्या होगा, कंज्यूमर मजबूर हो जाता है महंगे सामान खरीदने के लिए। अब वो क्या, जानबूझ के स्कैर्सिटी क्रिएट कर दी, मार्केट में वो चीज अवेलेबल ही नहीं है, तुमको चाहिए, महंगा बिक रहा है, 2-4 लोग बेच रहे हैं, महंगा बेच रहे हैं, तुम मजबूर हो जाओगे खरीदने के लिए, तो एक तरह से तुम्हारे साथ चीटिंग हो गई। तो लिमिटेड सप्लाई के से भी चीटिंग होती है। लिमिटेड कंपटीशन, अगर कंपटीशन ना हो तो भी चीटिंग होती है। अब मैं, जैसा कि मैं पूरे वीडियो में एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ समोसे बेचने का, मेरे एरिया में अकेला समोसा बेचता हूँ, ठीक है, आज 10 का बेच रहा था, कल मेरा मन मतलब वो हुआ, थोड़ा लालच आ गया मेरे अंदर, मैंने 12 का कर दिया, फिर और लालच आया, मैंने 15 का कर दिया, मैंने कुछ इंप्रूवमेंट नहीं किया, बस प्राइस बढ़ा दिया है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ा है, मैंने खाली ऐसे ही बढ़ा दिया है। अब मैं इतना बिंदास तरीके से प्राइस क्यों बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। अगर 4-5 और मेरे बगल में खोल दें, ठीक है, मैं 15 का बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, वो 12 में बेच देगा, मेरा सामान कर देगा कोई नहीं कर देगा। तो कंपटीशन जब नहीं होता है ना, तभी भी प्राइसेस बढ़ाए जाते हैं या और गलत तरीके से चीटिंग की जाती है। आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं देंगे, बोल देंगे ठीक है जाओ जो करना है कर लो, हम तो नहीं बना के देंगे, तो इस तरह से चीटिंग होती है अगर कंपटीशन ना हो तो। फिर कंज्यूमर अवेयरनेस इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, अब कंज्यूमर अवेयरनेस की बात करेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में एक पॉइंट है कंज्यूमर अवेयरनेस का, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ डेट्स हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, याद रखना। JF कैनेडी जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मार्च 15 1962 को अमेरिकन पार्लियामेंट में, ठीक है, राइट्स, कंज्यूमर के राइट्स की बात कही, 4 राइट्स प्रेजेंट किए। उन्होंने कहा कि हर कंज्यूमर को कम से कम 4 राइट्स तो मिलने चाहिए, ठीक है। अच्छा, कब, 15 मार्च 1962 को। इसके बाद एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है कंज्यूमर्स इंटरनेशनल, इसने एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया और उस नोटिफिकेशन में उसने कंज्यूमर के राइट्स की बात कही कि हर कंज्यूमर को कुछ राइट्स मिलने चाहिए, और वो राइट्स एनलिस्ट किए उसने। कब किया इसने, 15 मार्च 1983 को। ये देख रहे हो 1962 में, 15 ही मार्च को ये भी हुआ है, 15 ही मार्च को ये भी हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो क्योंकि ये दोनों चीजें 15 मार्च को हुई, 15 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो गया कंज्यूमर अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस वजह से 15 मार्च को हर साल वर्ल्ड कंज्यूमर डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं तो इंटरनेशनल कंज्यूमर डे है ये, ठीक है, वर्ल्ड कंज्यूमर डे। फिर 16 अप्रैल 1985 को यूनाइटेड नेशन ने 8 कंज्यूमर राइट्स की बात कही कि पूरी दुनिया में हर देश जो गवर्नमेंट्स है वो अपने यहाँ कम से कम 8 बेसिक राइट्स हर कंज्यूमर को देने का कोशिश करेंगी, ऐसा प्रोविजन लाया गया। अच्छा, इस बिल का, जिस बिल में ये प्रोविजन लाया गया था, उस बिल का नाम है, बिल का नाम भी याद रख लेना, क्या नाम था बिल का, यूनाइटेड नेशंस गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। फिर बात करते हैं इंडिया में, इंडियन पार्लियामेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब बनाया, 1986 में बनाया, 1986, और 24 दिसंबर 1986 को प्रेसिडेंट ने इसे साइन किया। हमारे यहाँ यही होता है, जब प्रेसिडेंट बिल को साइन करते हैं तब जाकर वो कानून बनता है, तो कहने का मतलब कि इसी दिन ये कानून बना, ठीक है। और इसी वजह से इंडिया में 24 दिसंबर को हम कंज्यूमर डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, 24 दिसंबर याद रखना। अच्छा,
फिर ये वर्ल्ड कंज्यूमर डे नहीं लिखना चाहिए था, नेशनल कंज्यूमर डे लिखना चाहिए था, यहाँ गलती से टाइप हो गया है। फिर गुजरात गवर्नमेंट ने गुजरात कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया 1988 में, ठीक है, पर वो कब, 18 फरवरी 1988 को, ठीक है। अच्छा, तो दिसंबर 24 1986 में नेशनल लेवल पर इंप्लीमेंट हुआ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और 18 फरवरी 1988 में गुजरात में इंप्लीमेंट हुआ। याद रखना, सारी चीजें याद रखना 1 मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर के कुछ राइट्स भी हैं। राइट टू सेफ्टी, उसकी सेफ्टी का अधिकार, भाई सामान ऐसा मिले कि जो उसको नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है, चाहे फिजिकली या मेंटली उसको स्ट्रेस ना दे, ठीक है, ऐसा सामान होना चाहिए, तो सेफ सामान मिलने का अधिकार है। दूसरा, राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन, कंज्यूमर को सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, कब बना है, कब एक्सपायर हो जाएगा, क्या कंपोनेंट्स उसमें यूज किए गए हैं, ठीक है, उसका मतलब क्या उसकी वारंटी की टर्म्स एंड कंडीशंस है, सारी चीजें क्लियर इन्फॉर्मेशन उसको मिलना चाहिए, ठीक है, उसका वेट कितना है, अगर लिक्विड है तो लीटर कितना है, जो भी है सारी चीजें मिलनी चाहिए। फिर राइट टू चूज, सही सामान चुनने का अधिकार है कंज्यूमर को, उसको कोई जबरदस्ती कोई चीज नहीं चिपका सकता, वो जो चाहेगा, जो पसंद करेगा वो खरीदेगा। फिर राइट टू बी हर्ड और राइट टू रिप्रेजेंट, मतलब उसकी बात को सुनना पड़ेगा, ठीक है, उसको अधिकार है कि उसकी बात सुना जाए, ठीक है। साथ ही साथ रिप्रेजेंट करने का, रिप्रेजेंट करने वाले में क्या आता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर है, वो अपनी बात नहीं रख पा रहा है, तो बाकी लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकें, तो इसमें क्या होता है ना रिप्रेजेंट करने में कि कंज्यूमर एसोसिएशंस बनाए जाते हैं, ठीक है, सारे कंज्यूमरों को अधिकार है कि वो मिलकर अपना एक एसोसिएशन बना सकते हैं, और इनकी कंप्लेन ये कंज्यूमर एसोसिएशन लेकर जाएगा जो भी गवर्नमेंट बॉडीज होंगी उनके पास। तो राइट टू बी हर्ड एंड राइट टू रिप्रेजेंट, ये भी है, ठीक है। फिर बात करते हैं राइट टू सीक रेड्रेसल, ऐसा नहीं है कि आपकी कंप्लेन को सिर्फ सुना जाएगा, आपकी कंप्लेन का सोल्यूशन भी होगा, सिर्फ सुन लेने से थोड़ी ना प्रॉब्लम होता है, हाँ भैया आपने सुन लिया, अच्छा लगा हमको, ठीक है, सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो चलेगा, कि कोई सुनने वाला था ना तो अच्छा लगा, ऐसा थोड़ी होता है भाई, सोल्यूशन भी तो मिलना चाहिए। तो रेड्रेसल भी होगा, सोल्यूशन में क्या होगा, एक होगा कि भैया आपको कंपेंसेशन मिलेगा, कि जो आपका नुकसान हुआ है उसका भरपाना करेंगे वो लोग, जो क्या बोलते हैं, भरपाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर एक्सचेंज चाहिए तो चीज एक्सचेंज करके भी मिलेंगी, तो जो भी होगा, और जो गलत काम करेगा उसको पनिशमेंट भी मिलेगा। मन को ठंडक तो तभी मिलेगी ना कि भाई उसने गलत किया तो उसको सजा मिल जाएगा, अब सुकून आया। तो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, छठा पॉइंट, कंज्यूमर को एजुकेशन का अधिकार है। एजुकेशन मतलब पढ़ने जाने का, पढ़ने जाने का मतलब ये कि कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, कंज्यूमर को एजुकेट करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, कंज्यूमर को ये अधिकार मिला है कि उसको इंफॉर्मेशन दी जाए, उसे एजुकेट किया जाए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाएं उसके लिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट कई तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह चलाती है। साथ ही साथ स्कूल कॉलेज के करिकुलम में भी इन चीजों को इन्वॉल्व किया गया, अभी स्कूल के सिलेबस में इंक्लूड किया, तभी तो आप पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि ये राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन के तहत ये पॉइंट आपके लिए बुक में डाला गया है, ठीक है। फिर ड्यूटीज, राइट्स तो हैं हमारे, जिम्मेदारियां भी तो हैं। जिम्मेदारियां क्या है कि हमको सही चूज करना चाहिए, चीज करेक्ट चॉइस करना चाहिए, पहली चीज कि हम लालच में कुछ भी नहीं खरीद लेना चाहिए। ये BIS ISI एगमार्क ऐसे जो स्टैंडर्ड मार्क्स हैं, वो मार्क्स चेक कर ही सामान खरीदना चाहिए, ये मार्क्स नहीं बने हैं उनमें तो सामान नहीं खरीदना चाहिए। दूसरा, डिस्क्रीट एंड अवेयर का क्या लिखा भाई है, अच्छा, चूजिंग दैट दे शुड हैव इंफॉर्मेशन, दे शुड चेक लेबल इंफॉर्मेशन, ठीक है भाई, जब आप सामान खरीद रहे हो तो सारे लेबल चेक करो। अब पता चला आपने लेबल चेक नहीं किया, एक्सपायरी सामान घर लेके चले गए, खा पी लिया, बीमार हो गए, तो ऐसा नहीं करना है। तो सारी डिटेल्स मतलब आपको चेक करनी चाहिए कोई भी सामान खरीदते टाइम, ठीक है, और बाकी कंज्यूमर्स को भी अवेयर करना चाहिए। फिर क्या है, ड्यूटी ऑफ द जेंटल एंड बोनाफाइड, आपका कंडक्ट और बिहेवियर जो है वो जेंटल और बोनाफाइड, ऐसा नहीं कि सामान खरीदने गए और जाके चलो निकाल के दे, ऐसा बदतमीजी से नहीं बात करना भाई, आपको प्यार से बात करना है। और ऐसा नहीं है कि वो आपका नौकर है, कोई चीज पे आपको उसको रूडली बिहेव नहीं करना है। हाँ, आपका प्रॉब्लम अगर नहीं सुन रहा है तो नहीं, लड़ाई नहीं करना है, मतलब अपना बात रख सकते हो आप, तब थोड़ा रूड हो सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब कि पहले आपको ऐसे बिना मतलब का रूड होना ये गलत चीज है, तब आप फॉल्ट में आ जाते हो। पहली जिम्मेदारी आपकी है कि आप अच्छे से बात करो, चीजों को खरीदो, अगर कुछ कंप्लेन है तो कंप्लेन को प्यार से डिस्कस करो, ठीक है। अगर सोल्यूशन नहीं आ रहा है तब थोड़ा सोच सकते हैं आगे का। फिर क्या है, चौथा है ओरिजिनल बिल और ओरिजिनल रिसिप्ट मांगो, ठीक है। कई बार होता है आप सामान ले रहे हो, बोले बिल दो, तो बिल में आपको कुछ भी कागज पर लिख के दे रहे हैं, नहीं नहीं, ओरिजिनल बिल होता है जिसमें उसका GST नंबर लिखा होगा, स्टैंप लगा होगा, दुकान का नाम होगा, सब होगा, तो वो ओरिजिनल बिल कहलाता है, ठीक है। कई बार जरूरी नहीं कि स्टैंप लगा हो,
आजकल ई बिल्स भी आते हैं, पर एटलीस्ट उसका संस्था का नाम होता है, जीएसटी नंबर वो सब होता है ना, तो वो चीजें चेक करनी है। वारंटी कार्ड वगैरह अगर है तो वारंटी कार्ड फिलअप होना चाहिए, स्टैंपिंग होना चाहिए, साइन होना चाहिए, उस हिसाब से। फिर कंज्यूमर्स को खुद आकर अपने वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाने चाहिए, अपनी संस्थाएं बनानी चाहिए, ताकि वो मिलकर, मतलब ऑर्गेनाइज रहेंगे तो मिलकर कुछ कंप्लेंट्स कर पाएंगे, लड़ पाएंगे सिस्टम में अगर कुछ गलतियां हैं तो, ठीक है। फिर वर्बल और रिटर्न कंप्लेन करनी चाहिए, अगर कुछ गलत आपको चीज दिखी है, कुछ गलती मिली है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो कंसर्न्ड बॉडीज हैं उनको इन्फॉर्म करो। ऐसा नहीं कि छोड़ो ना, जान दो, क्या है सब ताम झाम में पढ़ना, छोड़ो, ऐसा नहीं, कंप्लेन करो। एटलीस्ट क्या है ना कि ये चार तरफ लोगों के बीच में फैलेगा तो लोग भी समझेंगे कि हाँ इस तरह से चीटिंग हो सकती है। तो बात वहां ये नहीं है कि आपका नुकसान हुआ है 1500 का नुकसान हुआ है तो 1500 के लिए क्यों तामझाम करूं, वहां 1500 की वैल्यू नहीं है, वैल्यू इस चीज की है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चलेगा तो लोग भी बचेंगे अगली बार इस तरह के धोखाधड़ी से। फिर अगर कुछ गड़बड़ी दिखती है सामान में खरीदते टाइम तो सबसे पहली ड्यूटी आपकी है कि आप उस ट्रेडर को या जो सेल्स पर्सन है उसको बताओ कि इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, ठीक है। सामान मिला जैसे तुरंत लेके अरे मैं तो जा रहा हूं केस करने, ऐसा नहीं, पहले सामने वाले को बताओ कि भाई ये समस्या लग रही है, उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाए। अगर वो सामने वाला आपकी समस्या नहीं सुन रहा है, उसको इग्नोर कर रहा है, डिले कर रहा है, तो आप कंसर्न बॉडीज में जाकर कंप्लेन करिए, ठीक है। कहां कंप्लेन करना है वो भी आगे देखेंगे। फिर क्या है, अनवांटेड एंड अननेसेसरी प्रोडक्ट्स नहीं खरीदने चाहिए। कई बार आता है बाय 2 गेट 5, ठीक है जरूरत 2 की ही है तो काय को 5 खरीदना, तो ये होता है कई बार हम लालच में आके बिना मतलब की चीजें खरीदते हैं, जरूरत से ज्यादा चीजें खरीदते हैं। जब आप जरूरत से ज्यादा चीजें खरीदोगे तो वो मार्केट में स्कैर्सिटी क्रिएट कर सकता है जिससे प्राइसेस बढ़ सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। अच्छा कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए क्या मेजर्स लिए गए, क्या कदम उठाए गए हैं। पहला कदम है 3 टियर ट्रिब्यूनल, 3 लेयर की कोर्ट्स बनाए गए हैं जहां पर आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हो। पहला डिस्ट्रिक्ट फोरम। डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्या है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंज्यूमर फोरम होता है, ये आपको कंपेंसेशन वगैरह दिलाएगा, जो भी अगर आपका लॉस हुआ है वो लॉस की भरपाई करवाएगा अगर आप केस जीतते हैं तो, ठीक है। 20 लाख तक के क्लेम्स आप यहाँ पर फाइल कर सकते हो, ठीक है। 20 लाख तक का जो हर्जाना है आप वहां का उस हिसाब से केस कर सकते हो, 20 लाख से ऊपर का नहीं कर सकते, ठीक है। फिर 571 कंज्यूमर फोरम्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑल ओवर इंडिया वर्क कर रहे हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के मतलब जो भी क्या कह सकते हैं डिसीजन आया उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो अगला स्टेप यह है कि आप स्टेट लेवल के कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। उसके लिए प्रोविजन यह है कि 50% जो कम क्लेम अमाउंट है, मतलब आपने बोला कि नहीं मेरे को 3 लाख का नुकसान हुआ है, मेरे को नहीं कितना 20 लाख तक का था ना, फॉर एग्जाम्पल मान लो 10 लाख का नुकसान हुआ है, मेरे को 10 लाख चाहिए पैसे, तो 10 लाख का 50% यानी कितना होता है 5 लाख या फिर 25,000, दो में से जो कम होगा। अब इस केस में तो 25,000 कम है तो 25,000 भरना पड़ेगा, है ना। और अगर आपका 60,000 का डिमांड है, ठीक है, तो नहीं सॉरी 60 नहीं, मान लीजिए आपका 40,000 का डिमांड है तो उसका 50% कितना हुआ 20,000, तो या तो 20,000 डिपॉजिट करो या तो ये करो, तो कौन सा करोगे 20,000 करोगे, तो दो में से जो कम होगा वो अमाउंट डिपॉजिट करना रहता है। फिर क्या है, हाँ ये भी चीज है कि डिसीजन आने के 30 दिन के अंदर आपको कंप्लेंट फाइल करनी है हायर लेवल पर, ठीक है। अच्छा फिर बात करें स्टेट फोरम। स्टेट फोरम क्या बोल रहे हैं, 35 स्टेट फोरम्स इंडिया में काम कर रहे हैं इस वक्त। यहां पर 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के क्लेम्स का केस चलता है, वहां पर आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। अगर यहां सेटिस्फाइड नहीं हो तो नेशनल फोरम में जाना है अगले 30 दिन के अंदर। सेम प्रोविजन वहां पर भी, या तो 50% क्लेम अमाउंट का 50% डिपॉजिट भरना पड़ता है या फिर 35,000 जो भी दोनों में से कम होगा वो एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना पड़ता है। मतलब आपका केस जेन्युइन है इसलिए डिपॉजिट भरना पड़ता है कि भैया कि पता चला बिना मतलब का केस का टाइम बिगाड़ रहे हो, मतलब कोर्ट्स का टाइम बिगाड़ रहे हो, तो वो चीज नहीं होना चाहिए, इसलिए डिपॉजिट लिया जाता है। डिपॉजिट है, आप रिफंड मिल जाएगा बाद में आपको, ऐसा है केस जीत गए तो, ठीक है। फिर नेशनल फोरम में क्या है, 1 करोड़ से ऊपर के क्लेम्स के लिए आप जाओगे। अच्छा एक बात बताओ कि अगर कोई ऐसा केस अराइज हुआ सीधा 1 करोड़ के ऊपर की वैल्यू है उसकी, तो आप डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के फोरम्स में नहीं जाओगे, आप सीधा नेशनल फोरम में जाओगे, ठीक है। या फिर छोटे क्लेम्स थे तो वो कैरी ओवर कर करके फिर आप नेशनल फोरम तक जा सकते हो। अच्छा 5 मेंबर की बेंच होती है, इसमें 5 जज बैठते हैं आपका फैसला सुनाने के लिए। अगर ये भी एक रूल बनाया गया है कि ये स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन दोनों की बात कर रहे हैं, 90 डेज के अंदर फैसला उनको सुनाना होता है, 90 डेज के अंदर फैसला आ जाना चाहिए। अगर आप नेशनल कमीशन के भी डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो अगला रास्ता बचता है कि आप सीधा कहां जाओगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अच्छा वो भी अगले 30 दिन के अंदर जाना है। यहां पर डिपॉजिट कितना है, सेम क्लेम अमाउंट का 50% या फिर 50,000, दोनों में से जो कम होगा वो क्लेम डिपॉजिट आपको देना पड़ेगा। अच्छा अगर आप सुप्रीम कोर्ट से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो आप कहां जाएंगे,
तो आप अपने घर जाएंगे, कंबल खींचेंगे, सो जाएंगे, ठीक है। मतलब आपके केस में दम नहीं है, बिना मतलब का समय बर्बाद कर रहे हैं। चलो अगला दूसरा पॉइंट है, पहला पढ़ा हमने क्या, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेके 3 टियर ट्रिब्यूनल बनाया गया है। दूसरा क्या, कंज्यूमर सोसाइटीज हैं। ये कंज्यूमर सोसाइटीज क्या है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होती हैं, गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होती हैं, ठीक है। कई बार नॉन गवर्नमेंटल भी होती हैं, गवर्नमेंट नहीं चला रही है पर रजिस्ट्रेशन तो करवाना पड़ता है गवर्नमेंट के सामने, ठीक है। तो ये कंज्यूमर्स लोग मिलकर ही अपनी ऐसी संस्थाएं बनाते हैं ताकि समय समय पर वो एक तो कंज्यूमर्स को अवेयर कर सकें, दूसरा कि ऐसी कोई कंप्लेन आती है तो मिलकर जब ये केस लड़ेंगे ना, एक अकेला बंदा जाकर केस लड़ेगा और एक ऑर्गेनाइजेशन जाकर लड़ेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो एसोसिएशन है ये काम और क्या करते हैं, कैंपेन्स करते हैं, अलग अलग कंज्यूमर अवेयरनेस को लेकर अलग जगह पे जा जाके प्रोग्राम्स करेंगे। कोई ऐसा केस हाईलाइट होता है तो उस केस को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि भाई देखो इस तरह से भी चीटिंग हो रही है, धोखाधड़ी हो रही है, ठीक है। तो कुल मिला के कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना इनकी जिम्मेदारी है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसी वीकलीज या मंथलीज जैसे को पीरियोडिकल्स हम कहते हैं वो भी चलते हैं, जिसके नाम है देखो ग्राहक सुरक्षा, इनसाइट, द कंज्यूमर, ग्राहक मंच, ये सब जो इनके पीरियोडिकल्स है ना, इसमें समय समय तक ये छपता है और लोगों के बीच में सर्कुलेट होता है, जिसमें वो केसेस के बारे में डिस्कशन होता है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस आए तो उसके बारे में डिस्कशन होता है, ठीक है। आपको कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स का इंफॉर्मेशन देंगे तो वो सारी चीजें इसमें मेंशन की जाती हैं। फिर ये लोग कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर की जो कंप्लेंट्स हैं उनको सॉल्व किया जाए, यानी कि इलिमिनेट किया जाए, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बनाया गया है। ये तीसरा प्रोविजन हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेके, फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू सस्ते दाम में सामान अवेलेबल करवाना लोगों को, इसमें ठीक है। आगे बढ़ क्या है, आगे आगे पीछे डिस्कस कर दिया है तो क्या वापस डिस्कस करें। हाँ, ये इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ सर्टिफाइंग वेट्स एंड मेजरमेंट्स, चीजों की प्योरिटी को सर्टिफाई करने का प्रोविजन रखा गया है, सिस्टम बनाया गया है कि वो सर्टिफाई कर देंगे तो उस पर निशान लग जाएगा कि हाँ ये वाला सर्टिफिकेट वाला ही है, तो मतलब वो प्योर है, अच्छी क्वालिटी का है, आप खरीद सकते हो। तो ये लोगों का ट्रस्ट बनाने के लिए प्रोडक्ट्स को लेकर सिस्टम बनाया गया है। अच्छा, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया था ISI, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, 1947 में जब देश आजाद हुआ था तब, ठीक है। बाद में इसी का नाम बदलकर 1986 में क्या कर दिया गया, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। ये ISI का सिंबल, ये BIS का सिंबल, ठीक है। अच्छा, याद रखना, ठीक। अच्छा, फिर आगे आता है क्या, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को लेकर। देखो इसमें मेरा टाइटल डालना छूट गया यार, टाइटल डाला था मैंने, हर बार छूट जाता है। तो ये एग मार्क का निशान है, ठीक है। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे लगता है, ठीक है। जो जैसे कि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फ्रूट से रिलेटेड होंगे, फिर फ्लावर से रिलेटेड होंगे, वेजिटेबल से रिलेटेड होंगे, जंगलों से उगने वाली चीजें होंगी, उन सब चीजों पर ये लगाया जाता है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर। अच्छा, ये इंप्लीमेंट हुआ था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्ट के तहत। ये एक्ट कब पास हुआ था, 1937 में। कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है, चलाता है, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंटेलिजेंस, DMI इसको हैंडल करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, स्टेट लेवल की नहीं, जो इंडियन लेवल, गवर्नमेंट लेवल की, नेशनल लेवल की, जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उसके अंडर में ये आता है DMI। और DMI ये एग मार्क वगैरह को कंट्रोल करता है, किसके ऊपर एग मार्क लगेगा, किसके ऊपर नहीं लगेगा, उसके लिए रूल्स क्या होंगे, सब डिसाइड करता है। अच्छा, आपको एग मार्क वगैरह चाहिए तो आप इन संस्थाओं को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रोडक्ट देख के ऐसा लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ी है फिर भी उसके ऊपर एग मार्क लगा हुआ है तो आप BIS को कांटेक्ट कर सकते हैं कि मेरे को उसमें डाउट है, ठीक है। फिर गोल्ड ऑर्नामेंट्स वगैरह पर BIS का हॉलमार्क लगता है, उसमें कुछ नंबर्स लिखे होते हैं जैसे 916 वगैरह ऐसा। ये 916 क्या मतलब है, 916 होता है 91.6%। मतलब पता है ना आपको, 24 कैरेट गोल्ड का ज्वेलरी नहीं बनता, ठीक है, उसमें कुछ चीजें मिलानी पड़ती हैं। तो जितने की आपकी ज्वेलरी, जितना मास उसका है, उसमें 91.6% अगर गोल्ड है तो उसको सर्टिफाई किया जाता है 916 कैटेगरी में। इसको 22 कैरेट भी बोलते हैं, 22 कैरेट, ठीक है। अच्छा, 916 डिपेक्स देखो 22 कैरेट, ओके। हॉलमार्क लोगों बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको सर्टिफाई किया है। इसमें कुछ अल्फाबेट्स भी लिखे होते हैं, जैसे कि ये J लिखा होगा तो J बताएगा कि ये कौन से साल में बना हुआ है, जैसे J बताता है 2008 में, अल्फाबेट्स साल बताते हैं, ठीक है, याद रखना। फिर बात करें आगे, दूसरे मार्क्स FPO, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, फूड जो होते हैं टिन में पैक्ड फूड्स जो होते हैं, टिन वाले पैक्ड फूड्स, उन पर ये लोगो लगता है, ठीक है, वो सर्टिफाई करता है। वुल मार्क, यानी वुल के आइटम समझ सकते हो, ये
आपने देखा ही होगा, अभी ठंडियों में स्वेटर वगैरह खरीदोगे तो उस पर निशान देखने को मिलेगा आपको। एमपीओ मीट प्रोसेसिंग ऑप्टिमाइजर, नाम से पता चल जाता है कि मीट के प्रोडक्ट्स के ऊपर ये सर्टिफिकेशन करता है ना, मीट या मीट से बने हुए जो सामान होंगे उसमें। HACCP हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ये नाम बड़ा अजीब सा लगता ही नहीं कि खाने पीने की चीज का है, लेकिन खाने पीने की चीज का है, प्रोसेस्ड फूड पे लगता है। अब इसका क्या मतलब है, देखो होता क्या है ना कि कुछ चीजों को जब हम प्रोसेस करते हैं ना फूड प्रोडक्ट्स को, तो अलग अलग स्टेज में ना उसमें अंदर मतलब कह सकते हो कि कुछ बैक्टीरिया के ग्रो करने का, अलग तरीके से उसके खराब होने का, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं कि अगर वो बिगड़ गया उस स्टेज में और वो अगर कंज्यूमर ने खाया तो उसको भयंकर बीमारी हो सकती है। तो हर स्टेज पर उसके प्रोसेसिंग के अलग अलग स्टेज पर जो मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स जिसको हम कहते हैं कि अलग स्टेज पे बहुत क्रिटिकल पॉइंट्स जहां खराब होने का रिस्क है, उस हर स्टेज को बहुत कंट्रोल्ड तरीके से अगर ऑर्गेनाइज कर रही है एक संस्था या कंपनी, तो उसको ये HACCP का सर्टिफिकेशन मिल जाता है। तो मतलब HACCP सर्टिफाइड है, HACCP सर्टिफाइड है मतलब वो प्रोसेसिंग बहुत अच्छे से की गई है, बहुत सेफ है, तो वो आप सामान खा सकते हो। इसके अलावा BIS जो है ना, टेक्सटाइल के सामान, केमिकल, इंसेक्टिसाइड्स, रबर, सीमेंट, इन सब पर ISI का मार्क लगवाता है। ISI मार्क यूज कर सकते हो, सीमेंट की बोरी देखोगे ISI मार्क होगा। ECO जो है ना, ये इको, सोप, डिटर्जेंट, पेपर, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैकिंग मटेरियल, इन सब पर लगाया जाता है, ठीक है, याद रखना है। फिर बात करें इंटरनेशनल लेवल पर भी ऑर्गेनाइजेशन है ISO, ठीक है। ISO जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन करता है सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स के लिए। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। कब स्टैब्लिश हुआ था? जब हमारा देश आजाद हुआ था। इनको समझ में आ गया इंडिया आजाद हो गया, अब स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। तो ISO स्टैब्लिश हुआ 1947 में। अच्छा, ISO 9000 जो होता है, ये सर्टिफिकेशन होता है किसका? क्वालिटी मैनेजमेंट का, कि मतलब अच्छी क्वालिटी का सामान बनाती है वो संस्था जिसको ISO 9000 का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। देख लो, लोगो देख लो, पहचान लेना। फिर बात करें CAC, कोडेक्स एलिमेंटारियस कमीशन, ये फूड प्रोडक्ट्स को, ठीक है, फूड प्रोडक्ट्स को वो करता है। किसके थ्रू आता है? ये 1963 में स्टैब्लिश हुआ था। FAO ने इसको स्टैब्लिश करवाया था। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन किसका पार्ट है? ठीक है, UN का था ना। FAO और WHO, FAO और WHO दोनों ने मिलकर इसको स्टैब्लिश करवाया, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के पार्ट्स हैं दोनों। कब? 1963 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम। रोम क्या है? इटली का कैपिटल। अच्छा, तो जो भी मतलब खाने पीने की चीजें, मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, फिश, इन सबको सर्टिफाई करता है। अगर आपको ISO सर्टिफिकेशन चाहिए तो इंडिया में आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा BIS से। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो आप डायरेक्टली तो कांटेक्ट कैसे करोगे? BIS को कांटेक्ट करो, वो करवाएगा। और अगर CAC का सर्टिफिकेशन चाहिए तो आपको मतलब किसको कांटेक्ट करना पड़ेगा? डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, याद रखना 1 मार्क्स के हिसाब से, ठीक। फिर आता है क्या अगला? हु कैन फाइल अ कंप्लेंट वेयर, कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है और कहां कर सकता है? कंज्यूमर खुद कर सकता है, गवर्नमेंट्स भी कर सकती हैं, गवर्नमेंट्स भी कभी सामान खरीदती हैं, चीजों को, सर्विसेज को लेती हैं, तो वो भी कंप्लेन कर सकते हैं। फिर कंज्यूमर सोसाइटीज भी कंप्लेन कर सकती हैं आपके बिहाफ पर, आप कंज्यूमर सोसाइटी के मेंबर, आपकी कंज्यूमर सोसाइटी जाकर कंप्लेन कर सकती है। कोई रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है, जैसे आपके साथ चीटिंग हुई है तो कोई दूसरा कंज्यूमर आपके नाम पर भी केस लड़ सकता है, ठीक है, मतलब वो समझता है कि वो ज्यादा चीजें जानता है, उसको सब कुछ पता है, तो आप उसको अथॉरिटी दे सकते हो कि मेरी तरफ से केस लड़ेगा। हाँ, फैमिली के, आपके फैमिली का भी पर्सन, जो आपने सामान खरीदा है, आपकी फैमिली के भी तो लोग यूज करेंगे, तो आपकी फैमिली का भी कोई भी पर्सन केस लड़ सकता है, ठीक है। अच्छा, कहाँ हम कंप्लेन फाइल कर सकते हैं? कोर्ट्स में जा सकते हैं, मेट्रोलॉजी का ऑफिस है वहां जा सकते हैं। ये मेट्रोलॉजी का ऑफिस क्या होता है? जहां से वो स्टैंडर्ड्स, वेट जो बनते हैं ना, उसको सर्टिफिकेशन ये लोग करते हैं, ठीक है। मतलब वेट के रिलेटेड कुछ कंप्लेन दिख रहा है कि आपको कि नहीं यार ये 5 kg बोलते हैं, 5 kg तो है नहीं, तो आप जाकर ये इसको कंप्लेन करोगे मेट्रोलॉजी के ऑफिस को, ठीक है। अच्छा, कलेक्टर ऑफिस वगैरह में भी कंप्लेन कर सकते हो। हाउ टू फाइल अ कंप्लेंट, कंप्लेंट को फाइल कैसे करना है? बड़ा सिंपल है, हाथ से लिखकर, सुंदर राइटिंग में, साफ राइटिंग में, सुंदर मतलब बहुत सुंदर नहीं, पढ़ा जा सके ऐसा लिखा होना चाहिए, साफ सुथरी राइटिंग में लिखकर भी कंप्लेन फाइल कर सकते हो। ईमेल के थ्रू भी कर सकते हो, आप लॉयर के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन लॉयर के थ्रू अगर कंप्लेन करना है तो आपको एक एफिडेविट इशू करना पड़ेगा कि ये मेरा लॉयर है, ये मेरी तरफ से केस लड़ेगा और मुझे इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, जब भी आप कंप्लेन फाइल करोगे तो सारी डिटेल्स देनी है आपको, ठीक है, कंप्लेन का पूरा डिटेल देना है कि कैसे सामान खरीदा, कब खरीदा, क्या हुआ था, क्यों आप कंप्लेन कर रहे हो, सब कुछ उसमें लिखा होना चाहिए। सपोर्टिंग एविडेंस जो होते हैं उसके भी मतलब वो रखने आपको, जैसे जो बिल होगा या उससे रिलेटेड कोई एडवर्टाइजमेंट आपने देख के खरीदा था, तो जो भी आपके पास उसका फोटो, पेपर, कुछ भी अवेलेबल है, वो सारी चीजें आपको रखनी है साथ में, और वो कंप्लेन के साथ भेजना है। बिल, पेमेंट रिसिप्ट, अगर आपने पेमेंट किया तो उसका रिसिप्ट मिला होगा, ठीक है।
चेक अगर पेमेंट किया तो चेक का कॉपी, जो भी होगा वो सारी चीजें आपको एनक्लोज करनी है साथ में। फिर एडवर्टाइजमेंट किसी पैम्पलेट से देखा था, कोई प्रोस्पेक्टस में देखा था, तो अगर वो भी अवेलेबल है तो वो भी एनक्लोज करो। अब देखा जाए तो यार दोनों तीनों पॉइंट एक ही जैसे लग रहे हैं ना, बढ़ाने के लिए ठीक है, आप भी ऐसे फेंक देना बढ़ा बढ़ा के। आप कंप्लेन 2 साल तक में कर सकते हो कभी भी। आज आपके साथ प्रॉब्लम हुई है, अगले 2 साल के अंदर आप कभी भी कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि सोते रहो, जितनी जल्दी हो सके कंप्लेन कर देना चाहिए। अच्छा, फिर गुजरात स्टेट में हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। इस हेल्पलाइन नंबर पर आप फोन करके कंप्लेन कर सकते हो। और नेशनल लेवल पर अगर आपको कंप्लेन करना है तो ये वाला हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप फोन करके कंप्लेन कर सकते हो कि ऐसा ऐसा चीटिंग हुआ है, अगर ये लोग फोन उठाएं तो, ठीक है। तो फिलहाल चैप्टर तो खत्म, और फटाफट सबको शेयर कर दो, कमेंट में जल्दी से बता देना क्या आपको मतलब और एक्सपेक्टेड है आगे, मतलब क्या चाहिए, एक्सपेक्टेशंस क्या है आपकी, तो उसके भी वीडियोस फटाफट बना के डाल देंगे। और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, चलें।